हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। उसमें हमने ऑक्सैलिक एसिड कंप्लीट कर लिया था, NaOH स्टार्ट किया था, बट बीच में मैंने टाइट्रेशन आपको बताना इंपॉर्टेंट समझा, दैट्स वाई उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो NaOH को आप प्रिपेयर अगर करना है सिर्फ, तो बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर लोगे, बिकॉज हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि मोलर और नॉर्मल सोल्यूशन हमें बनाना है। ठीक है, तो पॉज करिए स्क्रीन को और फटाफट अपनी एक लाइन नोट करिए, हाउ टू मेक 0.1 नॉर्मल NaOH एंड 0.1 मोलर NaOH। तो आई होप सभी ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा, बट हम फिर भी एक बार रिपीट करते हैं। अब हम पहले मोलर सोल्यूशन बना लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मोलर सोल्यूशन NaOH को बनाने के लिए NaOH का 1 मोल ले लेंगे और उसे 1000 ml में डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 1 मोल का मतलब हो गया 40 ग्राम्स। ठीक है, एक मोल में 40 ग्राम है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसको हम बोलते हैं 40 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल में 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट होता है, राइट? इसका मतलब फॉर 1 मोलर NaOH we have to dissolve 40 gram of NaOH in 1000 ml water. ओके, तो हमारा ये 1 लीटर सोल्यूशन बन जाएगा 1 मोलर, राइट? इसको अब आपको 0.1 मोलर करना है, तो वही कैलकुलेशन हमारी रहेगी, 1000 ml में ही बनाना है, तो 0.1 मोलर डिवाइड बाय 10 कर दीजिए NaOH को, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 4 ग्राम इन 1000 ml, राइट? एक को कांस्टेंट रखते हैं और दो को हम चेंज कर सकते हैं डिवीजन करके, तो अपने नीड के अनुसार। ठीक है, तो ये तो मोलर सोल्यूशन हो गया। अब अगर हमें नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, 0.1 नॉर्मल, राइट? तो नॉर्मल एंड मोलर में कितना डिफरेंस है? यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, ठीक है, मोल लेते हैं, मोल की जगह हम यहाँ नॉर्मेलिटी में क्या लगाते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका मतलब हमें NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? जितना भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड बाय उसकी जो भी सब्सटेंस है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एक OH ग्रुप है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट भी कितना है? 40 ही है। तो अगेन सिंपल हो जाता है, यहाँ पर भी क्या होगा? 1 नॉर्मल का मतलब है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि 40 ग्राम। NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया 40 ग्राम्स ऑफ NaOH इन 1000 ml अगेन। और अगर आप इसको 0.1 नॉर्मल बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? 1000 ml में ही बनाना है बाय चांस, तो इसे और इसे चेंज कर देंगे और 1000 को कांस्टेंट रखेंगे, तो डिवाइड बाय 10 कर दीजिए इसको। 0.1 नॉर्मल NaOH के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 40 डिवाइड बाय 10 यानी 4 ग्राम इन 1000 ml। ठीक है, यहाँ हमारा NaOH का सोल्यूशन बन गया है, यानी प्रिपरेशन तो हमने कर ली। ठीक है, अब हमें करना है इसका स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है NaOH। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस सोल्यूशन को बना के रख देते हैं, तो अगर हमने पहले से बना के रखा है सोल्यूशन, तो डेफिनेटली उसमें कुछ डिग्रेडेशन हो जाएगा, इम्प्योरिटीज जनरेट हो सकती हैं, उसमें रिएक्शंस हो सकती हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? यूज करने से पहले इस सोल्यूशन का की नॉर्मेलिटी कितनी है एक्चुअल, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो
चाहे हम तुरंत भी बनाते हैं तब भी हमें इसकी नॉर्मेलिटी एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो इसकी नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए सपोज आपने बना के रखा हुआ है, अब ठीक है आपने अपनी तरफ से सही वेइंग की थी, लेकिन क्या है ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो हमने बना के रखा, अब हमें इसको किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब जब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करने जा रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बेस है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो हमें इसके लिए इसका काउंटर पार्ट चाहिए, यानी हम अगर टाइट्रेशन करा के देखने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए तो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे किसी एसिड के साथ टाइट्रेट करना पड़ेगा, तब हम उसका दूसरा अननोन अमाउंट निकाल पाएंगे। वो भी ऐसा एसिड जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते कहते हैं कि मैम ऑक्सैलिक एसिड क्यों नहीं ले लेते, वो भी अभी अभी हमने पढ़ा था, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, हम इजीली उसको ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस इतनी सी दिक्कत है, अभी जब आप लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ोगे तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन कर्व्स पढ़ोगे, वहाँ पर जब आप, और ऑक्सैलिक एसिड जो है वो वीक एसिड में आता है, तो थोड़ा सा टाइट्रेशन का जो होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, इतना शार्प हमें न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं मिल पाता है, एंड पॉइंट इतना शार्प नहीं मिलता जैसा कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में मिल जाता है। तो हम प्रीफर करेंगे NaOH के लिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें और उससे इसका टाइट्रेशन करा के स्टैंडर्डाइजेशन करा लें। तो अब NaOH की कंपेयर में हमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लगता है? 0.1 नॉर्मल का हम HCl बना लें। नॉर्मेलिटी छोड़ दीजिए, अभी नॉर्मेलिटी का मैं फिर बताती हूँ। तो इसके कंपेयर में आप स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लेना चाहते हैं तो ये दोनों काउंटर पार्ट के लिए ठीक है, ठीक है। तो हम HCl ले सकते हैं NaOH का स्टैंडर्डाइजेशन कराने के लिए। अगेन वेरी बिग प्रॉब्लम अराइज कि मैम HCl इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, HCl खुद ही प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? तो डेफिनेटली HCl को भी हमें पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से। अब इसको कौन स्टैंडर्डाइज करेगा, है ना? तो इसके लिए हमें कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा जो कि बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट, इसको लेंगे हम, एक्सक्यूज मी। तो क्या हम ले सकते हैं इसके लिए? एक स्ट्रॉन्ग बेस विच इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन जब हमें NaOH का करना है, ठीक है, तो पहले तो चलो NaOH तो हमने बना रखा है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको हमें क्या क्या चाहिए होगा? पहला तो हमें एक सोल्यूशन चाहिए होगा, 0.1 नॉर्मल के लगभग एक सोल्यूशन बना लेंगे हम, सॉरी 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन हमें इसके लिए चाहिए होगा 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए हमने यहाँ 0.1 नॉर्मल क्यों लिखा? हम किसी और स्ट्रेंथ का भी बनाते तो क्या हमारा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता? बिल्कुल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी और स्ट्रेंथ का भी आप बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इक्वल कोशिश करते हैं सेम स्ट्रेंथ का इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम जो कंज्यूम होता है उसका एक हमें सही सा विंडो मिल जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नॉर्मेलिटी का बना देंगे, फॉर एग्जांपल आपने 1 नॉर्मल का बना दिया, तो 0.1 नॉर्मल का 10 ml को स्टैंडर्डाइज करने में आपको ज़रा सा HCl लगेगा फिर, और उसमें आपकी वॉल्यूम जो होगी वो एक्यूरेट नहीं आपको पता चलेगी। यहाँ 0.1 नॉर्मल अभी आप प्रैक्टिकली देखोगे तब आपको पता चलेगा। अगर हम 0.1 नॉर्मल की स्ट्रेंथ का बना रहे हैं यानी कि थोड़ा डाइल्यूटेड बना रहे हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन कम है उसका HCl का, तो जो वॉल्यूम यूज होगा ब्यूरेट के अंदर का वो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम यूज होगा, डेफिनेटली ज़्यादा यूज होगा। 0.1 नॉर्मल होगा तो ज़्यादा वॉल्यूम यूज होगा,
और अगर हम 1 नॉर्मल का बना देते हैं यहाँ सोल्यूशन, तो शायद हमारा बहुत थोड़े से वॉल्यूम में काम चल जाता HCl के। तो क्या होता, हमारे पास ये जो विंडो बचा ये वॉल्यूम का, शायद इसको हम एनालाइज करने में गड़बड़ कर सकते थे। तो इस वाली एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, राइट। तो हमें इन सारे ही सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी अराउंड उतनी ही रखनी है जितनी हमने NaOH की नॉर्मेलिटी लगभग बनाई है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें NaOH की नॉर्मेलिटी पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो तब तो कोई बात नहीं है, पता ही नहीं है कि आपको कितना नॉर्मल सोल्यूशन है, तब भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशंस ही बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वॉल्यूम जो है हमारा अच्छे से यूज हो जाए और हमें सही एक विंडो मिल जाए एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर अगर हमें NaOH की कंसंट्रेशन नहीं भी पता है, कोई भी आपके सामने सोल्यूशन रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपसे लैब में कह दिया जाए कि आपको NaOH का ये सोल्यूशन दिया गया है, आपको इसकी स्ट्रेंथ पता ही नहीं है, आपको इसकी नॉर्मेलिटी पता ही नहीं है, आपको खुद ही निकालनी है, तो भी आप इस प्रोसीजर से वो नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हमें उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमने 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन चाहिए और हमें चाहिए 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट। आगे से हम लेक्चर्स में आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशंस बनाना मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले के लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको हर चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट और ये सब पता होता है, ठीक है। तो आप उससे नॉर्मल सॉल्यूशन बना सकते हो। यहाँ मैं HCl इसलिए बता रही हूँ क्योंकि HCl की नॉर्मेलिटी हम ऐसे नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे वेइंग नहीं कर सकते। हमारे पास एक ऑलरेडी किसी नॉर्मल सोल्यूशन का लैब में HCl मिलता है, तो मैं आपको सिर्फ HCl का सोल्यूशन का बता देती हूँ कैसे बनता है। Ne2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हमारे पास लैब में जो HCl होता है उसकी नॉर्मेलिटी लगभग 11.5 नॉर्मल होती है, ठीक है। आपके पास एक बॉटल रखी होगी, HCl कंसनट्रेटेड HCl लिखा होगा उस पे ऊपर, ठीक है, आपके लैब में, और उस पर लिखा होगा 11.5 नॉर्मल, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। अब आप इसमें से कितना वॉल्यूम निकालोगे टू मेक 1000 ml 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला लगाते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। इस फॉर्मूले को हम टाइट्रेशन में बार बार यूज करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है कि जो चीज़ें हमें इसमें पता है वो रखनी है, तो एक तरफ लिख लीजिए नॉर्मेलिटी एक ऐसा सोल्यूशन की जो आपके पास नोन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लैब में जो HCl है उसमें उसकी नॉर्मेलिटी है कि हमें नोन है, तो N1 मान लीजिए उसका 11.5 है, ठीक है। V1 हमें निकालना है, ठीक है, कि हम उसका कितना वॉल्यूम लेने वाले हैं, जिससे कि हमें N2 मिल जाए कितना 0.1 नॉर्मल, और V2 हमें चाहिए, फाइनल जो वॉल्यूम चाहिए वो चाहिए 1000 ml, ओके। तो यहाँ आपने ml में लिखा है, तो यहाँ जो V1 आएगा वो भी ml में आएगा, तो सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए। तो आई होप सबने कैलकुलेट कर लिया होगा। 11.5 यहाँ रख दिया, और V1 जो हमें चाहिए, मतलब कितना हम इस कंसनट्रेटेड HCl का कितना वॉल्यूम लें कि हम 0.1 नॉर्मल 1000 ml HCl बना पाए, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। इसका मतलब हमें कितना चाहिए, 8.70 ml कंसनट्रेटेड HCl लेंगे और उसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे 1000 ml वाटर के साथ। यहाँ मैं हमेशा बच्चों को एक नोट ज़रूर देती हूँ,
हमेशा जब हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो प्रिकॉशंस हमेशा साथ में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ भी बोल दूंगी, वैसे तो मैं अपने लैब में बच्चों से हमेशा यही कहती हूँ, आप जब वाटर और एसिड के साथ वर्क कर रहे हो, केमिकल्स के साथ, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं, यानी इसमें से हीट निकलती है एकदम से, ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकते हैं। तो कभी भी मान लीजिए ये वाटर है और यहाँ से हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम डाल रहे हैं, कोई केमिकल डाल रहे हैं, तो दिस प्रैक्टिस इज राइट। वाटर के अंदर हम एसिड डालेंगे, ठीक है, कभी भी हम एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने पहले से फ्लास्क में ले लिया है एसिड और ऊपर से आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, बिकॉज यहाँ तो चलो आप 8.7 ml ही यूज़ कर रहे हो, कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी अगर यूज़ करना पड़ गई और आपने वाटर ऊपर से डाला तो आपका फ्लास्क बर्स्ट भी हो सकता है और यहाँ एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है। तो हमेशा प्रैक्टिस दिस वन, ठीक है, हमेशा वाटर में एसिड आपको ऐड करना है। ये एडिशनल चीज़ मैंने आपको अलग से बताई है कॉशियस रहने के लिए, ठीक है, नहीं भी बताती तो चल जाता, टाइम इसमें हमारा और लगा है, कोई बात नहीं। ओके, तो बी सेफ वाइल यूजिंग दीज केमिकल्स, यू ऑल आर केमिस्ट। तो हमने बना लिया 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है, 0.1 नॉर्मल HCl हमारा बन गया। और आई होप आप लोग ने 0.1 नॉर्मल Na2CO3 बना लिया होगा। कैसे बनाया होगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है Na2CO3 का 106 के अराउंड, लेकिन इसकी जो हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी एसिडिटी कितनी है, 2, यानी मतलब बेसिक है तो एसिडिटी होगी तो 2 है। तो यानी अगर हम 53 ग्राम्स को लेंगे 1 लीटर में तो हमारा बन जाएगा 1 नॉर्मल, ठीक है। और अगर हमें 0.1 नॉर्मल बनाना है तो 5.3 ग्राम को लेंगे 1 लीटर में तो बन जाएगा 0.1 नॉर्मल। मैंने फटाफट बता दिया लेकिन आप लोग ने कर ही लिया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। अब हमारा आता है प्रोसीजर कि हम कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो कुछ इस टाइप का सेटअप रहेगा हमारा। ब्यूरिट में हम ले लेंगे जो हमने, देखिए एक चीज़ और है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ब्यूरेट में क्या लें और नीचे हम फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लें। इसका सीधा सा बात ये है कि आपके पास जो एबेंडेंट अमाउंट में है, ठीक है, जैसे कि अभी आप HCl का स्टैंडर्डाइजेशन करने वाले हो, तो अगर आपके पास HCl बहुत है, बहुत अमाउंट में है, तो आप इसे ब्यूरेट में ले सकते हो, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क में आप बेस ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जो एसिड होता है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में ही लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कई बार बर्निंग के चांसेस और ये सारे चांसेस जो होते हैं, क्योंकि आप जब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिरा रहे हो ब्यूरेट में से बेस को, तो हैजार्ड के चांसेस कम रहते हैं ब्यूरेट में से जब हम बेस को डालते हैं, ठीक है। तो लेने के लिए हम कहीं पर भी एसिड या बेस को ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एसिड को हम हमेशा कॉनिकल फ्लास्क में ही लें, जिससे कि, और हाँ दूसरी चीज़ हमारा कंसंट्रेशन भी है कि आपके पास पहली चीज़ तो कितने अमाउंट में एसिड या बेस प्रेजेंट है, कि आपने, ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमारे पास ये जो बेस प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ही कम अमाउंट में है, तो कई बार हमें बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म जो होता है एसिड का वो ब्यूरेट में भी लेना पड़ता है, लेकिन दैट्स द अदर थिंग। अभी आप लोग फिलहाल दिमाग में यही रखिए कि हमें वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उसे हमें कम अमाउंट में कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, राइट। तो इतना दिमाग हम में रखेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, बेस को ले लिया ब्यूरेट में, ओके, और कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया हमने नोन अमाउंट ऑफ HCl, जो भी HCl हमने बनाया था, क्योंकि हमें उस स्टैंडर्डाइज करना है। वैसे तो हमने 0.1 नॉर्मल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्चुअल में कितना बना वो ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चलेगा। तो हमने मान लीजिए
0.1 नॉर्मल जो भी बनाया था उसका 10 ml HCl यहाँ ले लिया है। और अब हमें इसमें एक चीज और डालनी है, 1 से 2 ड्रॉप इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर यहां पर हम मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हैं, राइट, मिथाइल ऑरेंज। अब ऑरेंज नाम है तो मिथाइल ऑरेंज कलर का ही होता होगा। तो अब होगा क्या, जैसे ही हम इसमें Na2CO3 डालना शुरू करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ जा रहा है, तो पहले तो इसका कलर ऑरेंज कलर का, क्योंकि क्या होता है जब जैसे ही एक्सेस ऑफ बेस आता है मिथाइल ऑरेंज में, तो जो मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो येलो कलर एट एंड पॉइंट। तो पहले तो आपका ये ऑरेंज कलर का था, फिर आपका जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता गया, जितना भी इसमें HCl प्रेजेंट था वो न्यूट्रलाइज हो गया इस बेस से। ठीक है, और जैसे ही सारा HCl न्यूट्रलाइज हो गया तो इस बेस की जो ड्रॉप थी उन्होंने मिथाइल ऑरेंज से भी रिएक्शन थोड़ा सा, जैसे ही चेंज होता है कलर आपको तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर देना है, वही आपका एंड पॉइंट होता है, राइट। अगर आप देखोगे कि कभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और एक जगह आपने ज़्यादा बेस गिरा दिया तो उतने एरिया में येलो कलर आपको दिखने लगेगा, लेकिन थोड़ी देर में डिसअपियर हो जाएगा जब आप उसको फिर से मिक्स करोगे और बाकी के HCl के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा, जैसे ही कलर आपका चेंज हुआ आपने एंड पॉइंट निकाल लिया। अब जितना भी यहाँ पर वॉल्यूम कंज्यूम हुआ उसे नोट कर लेना है। ठीक है, वही वाला प्रोसीजर टाइट्रेशन का रहेगा जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अब क्या है यहाँ पर N1V1 इक्वल्स टू N2V2, या फिर यहाँ पर ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें किस किस की नॉर्मेलिटी पता है और किसकी हमें निकालनी है। तो यहाँ एक साइड तो हमने एसिड वाले लिख लिया है नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, और एक तरफ बेस वाला लिख लिया है। ठीक है, तो NaCl निकालना है हमें। ठीक है, कंफर्म करना है कि NaCl कितना है। तो वॉल्यूम हमने HCl का कितना लिया था, 10 ml। ठीक है, नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 हमने बनाई है 0.1 नॉर्मल, सीधे सीधे लिख देंगे। वॉल्यूम जो भी आएगा वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, ये ब्यूरेट की रीडिंग से पता चलेगा। 3 कंकरेंट रीडिंग्स हमें लेनी है, जब तक कि कांस्टेंट रीडिंग्स ना आ जाए तो रिपीट करते रहेंगे कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितनी भी, वैसे लिखना ठीक नहीं रहेगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हो, तो मैं इसको V ही लिखूंगी, जितना भी आएगा। ठीक है, V Na2CO3, ये तो आपका प्रैक्टिकली आएगा। ठीक है, इसका मतलब जब आपको ये पता चल जाएगी कितनी वॉल्यूम कंज्यूम हुई है तो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली 2 टाइप के अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, NaOH भी कंप्लीट कर लिया और HCl भी कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है टॉपिक में, तो हमने उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन करके देख लिया, प्रिपरेशन भी हो गई है और स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्डाइज HCl को हमें यूज करना है NaOH के स्टैंडर्डाइजेशन में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH के लिए, हमने जो HCl स्टैंडर्डाइज किया था, ठीक है, जो भी इसकी नॉर्मेलिटी आएगी यहाँ से वो हमें पता चल गई नॉर्मेलिटी कितनी है, इसका मतलब हमारा HCl जो है यहाँ स्टैंडर्डाइज हो गया है। अब इस स्टैंडर्डाइज HCl का हमने 10 ml ले लिया, अगेन उसमें 1 to 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऐड कर लिया इंडिकेटर, और यहाँ ब्यूरेट में हमने ले लिया NaOH। अगेन हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे जब तक हमारी कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स नहीं आ जाती, तब तक हम इसे परफॉर्म करेंगे और एंड पॉइंट निकालेंगे। अब ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, अभी ऑरेंज कलर का होगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस है,
कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग बुक में देखते हैं कि एंड पॉइंट पे कौन सा कलर आ रहा है। तो एंड पॉइंट पे कलर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप एसिड में बेस डाल रहे हो या बेस में एसिड, मतलब आपने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाल रखा है इंडिकेटर को या बेस में डाल रखा है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बेस अगर यूज करते हैं नीचे कॉनिकल फ्लास्क में, तो दैट मीन्स उस समय जब एंड पॉइंट आएगा तो वो डिफरेंट एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और क्योंकि उसके ऊपर से हम यहाँ से एसिड ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेड कलर का आ जाएगा अगर और यहाँ पर एसिड होगा। यहाँ पर इस समय आप देख रहे हो सेटअप सेम है, ठीक है, जैसा पिछले में था। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर हम किस में डाल रहे हैं, एसिड में डाल रहे हैं, ठीक है, और बेस केस को ब्यूरिट से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सबका अलग अलग थ्योरी रहती है इसमें कि कोई यहाँ ब्यूरिट में कुछ और ले लेता है, कॉनिकल में ये कोई कुछ और ले लेता है, जिसको स्टैंडर्डाइज करना है उसको ब्यूरेट में ले लेते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑलरेडी है उसे कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं। कुछ लोग ये प्रैक्टिस को यूज करते हैं, बट व्हाट आई यूज एज अ प्रैक्टिस इज कि जो भी हार्मफुल केमिकल, मतलब जो भी आपका हैजार्डियस केमिकल है, वो हमेशा कम क्वांटिटी में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर अगर हाथ पे गिर भी जाए तो आपको नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एंड पॉइंट पे कलर आएगा वो येलो कलर आएगा, राइट, क्योंकि हमने HCl में लिया है मिथाइल ऑरेंज को। और मिथाइल ऑरेंज को जब हम HCl में लेते हैं, पिछले में भी सॉरी मैंने यहाँ पर आपसे ऑरेंज बोल दिया था, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का कलर हल्का सा रेडिश सा, क्योंकि ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, हमें ऐसा लगेगा कि ऑरेंज ही है क्योंकि ऑरेंज कलर का बनाते हैं हम इसे, लेकिन आपको हल्का सा रेडिश दिखाई देगा। तो यहाँ भी एसिड में डाल रहे हैं तो ये रेड कलर का ही हो जाता है, लगभग डार्क ऑरेंज भी दिखता है कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसे बेस से टाइट्रेशन कर रहे हैं इसका, तो एंड पॉइंट जो मिलेगा हमें जब ये सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस बेस से ब्यूरिट के, तो ये येलो कलर का हमें कलर देगा, या उसी समय हमें रुक जाना है, वो होगा हमारा एंड पॉइंट। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, NaOH की नॉर्मेलिटी पता करने वाले हैं हम लोग, उसका स्टैंडर्डाइज, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन किसका कर रहे हैं, NaOH का। तो N1V1 इक्वल्स टू N2V2, ठीक है। N1 की जगह हम लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ NaOH इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक हो गया। अब देखिए नॉर्मेलिटी हमें NaOH की निकालनी है, राइट। वॉल्यूम हमें इसका तब पता चलेगा जब हमने इसका टाइट्रेशन करवाया है, ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम होगा हमें वो एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पर ही पता चलेगा और उसको हम यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट हमें नॉर्मेलिटी ऑफ HCl ऊपर से मिलेगा, जहाँ हमने HCl का स्टैंडर्डाइजेशन किया था। जब तक हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर लेते और ये वॉल्यूम हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम नॉर्मेलिटी ऑफ HCl को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगी, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl स्टैंडर्डाइज करने पे जितना भी आएगा वो रखा जाएगा यहाँ पर फ्यूचर में, और वॉल्यूम ऑफ HCl आपने 10 ml यूज कर ही रखा है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है नॉर्मेलिटी ऑफ, एक्चुअल नॉर्मेलिटी कहेंगे, एक्चुअल नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH क्या आएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और डेफिनेटली आप लोग और जगहों से भी पढ़ोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं, नो डाउट, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है और एनालिसिस बहुत वास्ट है, क्योंकि सब लोग अपने अपने हिसाब से थ्योरी के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो सभी करेक्ट होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कोई गलत है, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। अच्छे से इसको पढ़िए, मन लगाकर समझिए, नहीं समझ में आता है फिर पूछिए, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं शायद इतना टाइट्रेशन करके आपको ना बताऊं,
सिंपल सिंपल फॉर्म में, क्योंकि ऐसे हम एक एक कंपाउंड लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लग जाएंगे। तो प्रिपेयर करना है और स्टैंडर्डाइज कैसे करना है जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या होता है वो आपको पता चलेगा, राइट। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।